नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का NS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त हो चला है अंचल का, जिसमें हम उन अहम खबरों के बारे में बात करेंगे जिससे साफ तौर पर या तो सियासी पारा हाई रहा या तो सीधा आपसे उसका सरोकार रहा। तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अबूझमाड़ के उन घने जंगलों से, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दो शीर्ष नक्सली कमांडर रामचंद्र रेड्डी और सत्यनारायण रेड्डी को ढेर कर दिया है। दोनों पर 80 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मौके से AK-47 इंसास राइफल, BGL लॉन्चर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामान बरामद हुआ है। नारायणपुर SP ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई नक्सल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट कर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आज हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी जीत हासिल की। सुरक्षा बल नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रहे हैं और लाल आतंक की रीढ़ तोड़ रहे हैं। इसके अलावा CM साय ने कहा कि सफलता केवल नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक पड़ाव नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा, विकास की प्रक्रिया को और भी गति प्रदान करती है। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा, ये कहना CM विष्णुदेव साय का। माओवादी संगठन के मार्च 2026 तक सफाया करने के ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया है। अब इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 7 महीने बचे हैं। बीजापुर देश का सबसे ज्यादा माओवादी प्रभावित जिला है। बीते 1 साल से यहां सबसे अधिक ऑपरेशन, गिरफ्तारियां, आत्मसमर्पण और मुठभेड़ दर्ज किए गए। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि निर्णायक लड़ाई बीजापुर में ही लड़ी जाएगी। मतलब साफ है कि नक्सलवाद की ताबूत पर अंतिम कील बीजापुर में ही ठोकी जाएगी। बीजापुर पुलिस की उपलब्धियों पर अगर गौर करें तो पिछले 20 महीनों में 36 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। 496 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। अभियानों में 195 माओवादी मारे गए और 900 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बीजापुर जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में नक्सल मोर्चे पर सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये रणनीतिक सफलता है। वहीं DRG, STF, कोबरा, CRPF और बस्तर फाइटर के जवानों के दबाव का भी इसे एक बड़ा असर माना जा सकता है। बीजापुर में देश में नक्सलवाद का नींव रखने वाले तेलंगाना और आंध्र के बड़े नक्सली लीडर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या बस्तर छोड़कर भाग रहे हैं और जान बचाने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। DRG जवानों के हाथों बसवराजू की मौत के बाद नक्सली नेताओं में भय भी व्याप्त है। पुलिस का कहना है कि बीजापुर में नक्सलवाद के सफाई का निर्णायक युद्ध होगा। तो नक्सलवाद की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक की ये समय सीमा और लगातार इस ओर बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। धीरे धीरे नक्सलियों की जड़ें जो हैं वो खत्म होती जा रही है और कहीं ना लगातार 20 महीनों से जो नक्सल विरोधी अभियान में काफी तेजी आई है और उसका परिणाम यह है कि आपने देखा होगा कि यहाँ जो अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 900 के करीब अरेस्ट हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि सरेंडर्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एंटी नक्सल ऑपरेशंस का भय है, DRG का भय है, जिसकी वजह से सरेंडर बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण बस्तर में हो या फिर पूरे बस्तर में जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से बाकी जगह भी पलायन कर रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। तो बड़े बड़े लीडर्स आने मतलब क्या आपने देखा होगा पिछले दिनों में बड़े लीडर्स भी इसमें जो बस्तर में दबाव बढ़ने के कारण अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरेंडर भी कर रहे हैं। देखिए बीजापुर पर से अगर देखा जाए तो हाईली नक्सल प्रभावित जिला है। अगर अगर एक हम बात करें तो बीजापुर अभी पूरे देश का सबसे नक्सल प्रभावित जिला है। और क्योंकि यहाँ नक्सलियों का गढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट का गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अंतिम लड़ाई तो लड़ी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि हम जो आगे अगले आने वाले 7 महीनों में काफी कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं। ये एक उनका एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है। जहाँ दबाव ज्यादा है वहां से भागकर कम दबाव वाले क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये एक उनके सर्वाइवल टैक्टिक्स है और जिस पर से लगातार काम किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में कोई सी भी ऐसा सिक्योरिटी व्यक्ति मेरा नहीं बचेगा, कोई सा भी एरिया नहीं बचेगा जिसमें ये छुप पाएगा। आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर से देखने को मिला है। बड़ी खबर फरसगांव से, जहां पर 3 माह के नवजात पर
आवारा कुत्तों ने हमला किया, पागल कुत्ते ने बच्चे को नोचा है, जिसके चलते सिर में बच्चे की गंभीर चोट आई है। हालत बच्चे की नाजुक बताई जा रही है। हालत बिगड़ने पर रायपुर रेफर किया है। विश्रामपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला। तो लगातार आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर तमाम तरह की खबरें निकलकर सामने आई है और इसी तरह का ये बड़ा मामला फरसगांव से, जहां पर एक बार फिर से आवारा कुत्ते का आतंक देखने को मिला है। 3 माह के नवजात पर हमला किया गया है। बच्चे की हालत गंभीर है। पागल कुत्ते ने बच्चे को ऐसा नोचा कि बच्चे के सिर में गंभीर चोट आई है। बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। ज्यादा हालत बिगड़ने पर बच्चे को रायपुर रेफर किया गया है। विश्रामपुरी थाना क्षेत्र का ये मामला। तो आवारा कुत्तों से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार आवारा कुत्तों के आतंक से जुड़ी तमाम तरह की खबरें हमने आप तक पहुंचाई है और अभी तक इन आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने में फिलहाल जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुलजोत संधू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलजोत, देखिए, आवारा कुत्तों के आतंक का ये पहला मामला नहीं है। तमाम तरह के मामले निकलकर सामने आए, लेकिन देखिए यहाँ पर एक नवजात बच्ची को पागल कुत्ते ने काटा। सबसे पहली बात यह है कि बच्ची अगर नवजात थी तो पागल कुत्ता कैसे उस तक पहुंच गया? क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि यह कोंडागांव जिले का ये पहला मामला नहीं है। आपने सही कहा, कोंडागांव जिले में ये दूसरा मामला लगातार देखने को मिला है। कुछ ही दिनों पूर्व ही माकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत माकड़ी में 8 से 10 लोगों को पागल कुत्ते ने हमला किया था और उसमें महिला, पुरुष, बच्चे सब घायल हुए थे और जिनको जिला अस्पताल तक लाना पड़ गया था। और यह कोंडागांव जिले के ग्रामीण अंचल क्षेत्र का दूसरा मामला है जो विश्रामपुरी थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक 3 वर्षीय नवजात बच्चे को घायल कर देता है। अब ये स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जो विश्रामपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जब घायल करता है तो उसको तत्काल जो परिजन है लेके आते हैं केशकाल अस्पताल और घायल की स्थिति ज्यादा होने पर उसके कांकेर ले जाते हैं और कांकेर के पश्चात वो तत्काल रायपुर रेफर कर दिया जाता है। तो इसीलिए परिजन उसके साथ चले जाते हैं और इस बात की जानकारी बाकी लोगों को नहीं हो पाती। बड़ी मुश्किल से फोटो उपलब्ध करा पाते हैं। तो यह अब जांच का विषय होगा कि पागल कुत्ते ने किस तरीके से हमला किया और बच्चे को घायल किया। जी चलिए, तो वाकई जांच का भी विषय है। फिलहाल इस पूरे खबर पर नजर बनाकर रखेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद कुलजीत। और अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर आर्म्स डीलर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। शाहजहानाबाद पुलिस ने छापेमार की कार्रवाई की। मेसर्स शाह आर्मोररी की दुकान पर छापा मारा गया है। निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितता सामने आई है। हथियारों का सही रिकॉर्ड नहीं मिला। लाइसेंसधारी खरीदारों का भी कोई विवरण नहीं मिला है। दुकान में पाए गए स्टॉक से ज्यादा हथियार मिला है। अवैध लेन देन की भी जानकारी सामने आई है। दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। कलेक्टर के आदेश पर टीम गठित की गई थी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जरूरत से ज्यादा, जितनी सीमा थी उससे ज्यादा यहाँ पर बंदूकों को रखा गया था। कलेक्टर के आदेश पर टीम गठित की थी, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल में आर्म्स डीलर पर बड़ी कार्रवाई हुई। शाहजहानाबाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की और तमाम तरह के कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। मेसर शाह आर्मोरी की दुकान पर यह छापेमारी, जिसमें कई गंभीर अनियमितता सामने आई है। हथियारों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, यानी कि रिकॉर्ड मिला है लेकिन सही रिकॉर्ड नहीं मिला है। लाइसेंसधारी खरीदारों का विवरण नहीं मिल पाया। और लगातार अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो बदमाश किस तरह से हथियारों को लहराते हुए, हथियारों को बलबूते पर लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, भय फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसको देखकर ये एक बड़ा कदम उठाया गया और जिसमें इस तरह की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। सुनिए क्या जानकारी दे रहे हैं। जुलाई 2025 को राजस्व विभाग और पुलिस के संयुक्त दल ने वहाँ पे शाह आर्मरी दुकान है उसमें दबिश मारी थी। उसमें चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान जब उसके रिकॉर्ड चेक किए हैं पूरा और जब दुकान को चेक किया है तो उसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी। वो उस बाबत उन्होंने थाना शाहजहानाबाद में अपराध दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन भेजा था। उसके से अपराध दर्ज हुआ है और शाह आर्मरी के जो भी प्रोपराइटर हैं उनको हमने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया था, जो 1 दिन का हमको पुलिस रिमांड मिला है। ये 27 जुलाई
तो चलिए ठीक है, और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए लगातार मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस तरह से अवैध हथियार लहराते हुए बदमाश नजर आते हैं, इसको लेकर ध्यान में रखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन ये जो खुलासा हुआ बेहद चौंकाने वाला, स्टॉक ज्यादा यहाँ पर मिली है, अवैध लेन देन की भी जानकारी सामने आई। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर गौरव? बिल्कुल, जो हथियारों की जो शॉप्स होती हैं, जो डीलर्स होते हैं, जो वेपन की खरीद फरोख्त करते हैं, जो वैधानिक तरीके से हथियारों को बेचते हैं, इसमें लंबे समय से अनियमितताएं सामने आ रही थी और इसका खुलासा भी हुआ था। इसके बाद से लगातार भोपाल में जिला प्रशासन इसे लेकर जांच करवा रहा है। इसी के चलते एक और जो डीलर है उसकी जांच करवाई गई थी। भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर टीम गठित की गई थी और शाहजहानाबाद पुलिस ने इसी आदेश का पालन करते हुए एक दुकान पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। इस दौरान सामने आया कि जो ये आर्मरी की दुकान है, यहाँ पे अवैध तरीके से जो हथियार हैं उनको खरीदा और बेचा जा रहा था। जो स्टॉक इस दुकान पे होना चाहिए था उससे ज्यादा हथियारों का स्टॉक मिला है। इसके अलावा कुछ कारतूस भी मिले हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड इस दुकान संचालक के माध्यम से मेंटेन नहीं किया गया था, जिसमें जो लाइसेंसी गन धारक होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कितनी बंदूकें दी गई है, कितने कारतूस दिए गए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन नहीं था। ये अनियमितताएं पाई गई, जिसके बाद शाहजहानाबाद पुलिस ने इस मामले में संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उसके बाद उसको कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड दी गई है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसने बंदूकें या जो गोलियां हैं, जो कारतूस है, ये आखिर किसको दी है और कहाँ किस तरीके से ये पूरे कारोबार का खेल चल रहा था। इससे पहले भी कुछ दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और ये बात सामने आई थी कि बहुत सारे स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर भी हथियारों को और कारतूस को लेते हैं और उसके बाद उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का एक अवैध तरीके का शूटिंग ग्राउंड भी पुलिस को मिला था और उसमें भी एफआईआर दर्ज की गई थी। जो कारतूस और हथियार है, इसको लेके भोपाल में काफी लंबे समय से खेल चल रहा है। स्पोर्ट्स कोटे के नाम पर और अन्य चीजों के नाम पर ये जो कारतूस है वो जारी करवा लिए जाते हैं, गलत तरीके से इनके पास पहुंच जाता है और उसके बाद इनका इस्तेमाल अपराधों में, खासकर बदमाश जो होते हैं, इन कारतूसों का और हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। साफ तौर पर ये देखा भी गया है गौरव कि किस तरह से यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसी तरह से अवैध हथियार के बलबूते पर ही बदमाश जो हैं वो यहाँ पर दहशत फैलाने की का काम करते हैं और किस तरह से इन तक ये पहुंच रहा है, इसका तो साफ तौर पर ये बड़ा उदाहरण है। बड़ा मामला भी अब नजर बनाकर रखेगा गौरव। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और अगली बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर रानीपुरा इलाके में 3 मंजिला मकान गिर गया है। एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। 4 लोगों की हालत जिनमें से गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है बेहतर इलाज के लिए। जिन घायलों का इलाज चल रहा है, तो ये बड़ी जानकारी इंदौर से, जहां पर 3 मंजिला मकान गिर गया है, जिसकी चपेट में आने से एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर भी बताई जा रही है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उपचार के लिए घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। तो देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मंजिला ये इमारत जो अचानक से भरभरा कर गिर गया, अब अचानक से गिरा या ब्लास्ट हुई, क्या कारण था इमारत के गिरने के पीछे का? फिलहाल ये जो कारण है वो स्पष्ट निकलकर सामने नहीं आया है। मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन ये एक बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 12 लोग इसमें घायल हैं, जिनमें से 4 घायलों की हालत जो है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है। रुक लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर। आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो सीएम साय के मिनट टू मिनट कार्यक्रमों का ब्यौरा आप तक पहुंचाते हैं। किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय, तो बता दें सुबह 10:35 में श्रद्धालुओं की बस को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि नवरात्रि चल रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो उनके लिए स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है और इसी बस को 10:35 पे हरी झंडी दिखाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11 बजे धमतरी के लिए रवाना होंगे, जहां पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इसके अलावा महतारी सदन का भी शुभारंभ करेंगे, करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो बेहद व्यस्ततम भरा दिन रहने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय का श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु डोंगरगढ़ पहुंचते हैं। तो आज इसी तारतम्य में जो बस चलने वाली है रायपुर से डोंगरगढ़ तक के लिए, उसको सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। और जैसा कि पहले से ही उनका कार्यक्रम, उनका शेड्यूल था कि आज वो धमतरी जाएंगे तो एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ महतारी सदन का भी जो है वो शुभारंभ करेंगे। और ऐसे में खाली हाथ कैसे आ जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय, तो धमतरी वासियों को बड़ी सौगात भी आज सीएम विष्णुदेव साय देने जा रहे हैं। इधर सूरजपुर से बड़ी खबर, जहां पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से महिलाओं से अपील की है, यानी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महिलाओं से अपील की है। क्या अपील की है? मोबाइल से बच्चों को दूर रखने की अपील की गई है। और बेहद जरूरी लग रही है ये अपील, क्योंकि आजकल जिस तरह से जो बच्चे हैं वो किस तरह से मोबाइल के जद में, मोबाइल के लत में आए हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं रहा। और इसका बच्चों के ऊपर बुरा असर भी पड़ रहा है। स्वास्थ्य की चिंता को लेकर महिलाओं से ये अपील की गई। और कितना ज्यादा अगर हम बात करें, बेहद गंभीर ये विषय भी है, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल पूरी तरह से मोबाइल के जद में आ चुके हैं, मोबाइल में लिप्त हो चुके हैं। मोबाइल छीनने पर, मोबाइल न देने पर किस तरह से बच्चे रोते हैं। और कई बार तो हमने ऐसी खबरें भी देखी हैं, पढ़ी हैं, आप तक पहुंचाई हैं कि मोबाइल नहीं मिलने पर आत्मघाती कदम तक बच्चों की ओर से उठाए गए हैं। तो इसको लेकर वाकई बेहद चिंता की ये बात है। और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इन्हीं मामलों को लेकर बच्चों के माता पिताओं से, यानी परिजन से अपील की है बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए, क्योंकि इसका जो असर है बेहद बुरा बच्चों पर पड़ रहा है। दशहरा और दीपावली की छुट्टियां, रायपुर से बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये बड़ी खबर है। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दशहरा की छुट्टियां यहां पर घोषित कर दी गई है। दीपावली के लिए भी 6 दिन की छुट्टी दी गई। 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दीपावली की छुट्टी मिली है। तो देखिए छुट्टियों की बौछार यहाँ पर त्योहारों के साथ। और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया स्कूल शिक्षा विभाग ने। बच्चों के लिए खास तौर पर बेहद खुशियों का समय, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में इतने ज्यादा व्यस्त उन्हें कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब जो है वो छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं बच्चों के लिए। दशहरा और दीपावली की छुट्टियां पहले से घोषित कर दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया। बता दें दीपावली के लिए 6 दिन की छुट्टियां मिली है बच्चों को, और दशहरे के लिए भी छुट्टी यहाँ पर बच्चों को दी गई है। 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दीपावली की छुट्टी दी गई है। दशहरा और दीपावली की छुट्टियां यहाँ पर बच्चों को दी गई है और बच्चों के लिए बेहद खुश भी हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि छुट्टियां मिली है और भर भर कर छुट्टियां मिली है। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक दशहरा की छुट्टियां दी गई है। बाकायदा 4 दिन की छुट्टियां इस बार बच्चों को दी गई है। समय बढ़ा दिया गया छुट्टियों का। अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में कन्या शिक्षा परिसर की 59 से अधिक छात्राओं के अचानक बीमार हो जाने से हड़कंप मच गया है। मचना लाजमी भी था, आखिर कैसे बच्चे बीमार पड़ गए। सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी के मुताबिक छात्राओं ने दोपहर के भोजन में दाल चावल के साथ सोयाबीन की बड़ी की सब्जी खाई थी, जिसके बाद से ही छात्राओं को उल्टी होने लगी और घबराहट होने लगी। और इसके बाद मामला सामने आया और तहसीलदार बीओ समेत स्थानीय विधायक सेना पटेल मौके पर पहुंचे, बच्चियों की हालत जानी। एसडीएम ने पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। इंदौर में नौका डे के अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर कलेक्टर और निगमायुक्त ने एक अनूठी पहल की है। वे अपने आवास से बाहर निकले और अपने सभी निर्धारित कार्यक्रमों में जाने के लिए ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटरों का इस्तेमाल किया। ये कदम उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और यातायात की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया है। इस मौके पर मंत्री सिलावट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंदौर जब भी कुछ करता है तो वह अद्भुत, अकल्पनीय और ऐतिहासिक होता है। उन्होंने इंदौर की उपलब्धियों की सराहना करते हुए बताया कि इंदौर स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से ही नंबर 1 पर है और अब वह नौका डे में भी नंबर 1 बनेगा। तो देखिए इंदौर में नौका डे मनाया गया और इस दौरान जो है ई रिक्शा से
सभी ने अपनी यात्रा तय की है। इंदौर कलेक्टर और निगमायुक्त की ये अनोखी पहल मानी जा रही है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित FEI इंटरनेशनल स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के बच्चों ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। बेंगलुरु के एम्बेसी इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल में हुए FEI चिल्ड्रन क्लासिक 2025 में देश विदेश के चुनिंदा राइडर्स के साथ छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों से आने वाले युवा राइडर्स ने भी घुड़सवारी में परचम लहराया है। दंतेवाड़ा के 14 वर्षीय जितेंद्र वेक और रायपुर की वेदिका शरण ने बेहतर प्रदर्शन किया। सीमित संसाधनों के बावजूद जितेंद्र वेक अपनी खास पहचान बना रहे हैं। दंतेवाड़ा प्रशासन और बेग्रो एंड हेक्टर इक्वेस्ट्रियन सेंटर रायपुर की ट्रेनिंग से तैयार हुए जितेंद्र की ये कामयाबी आदिवासी युवाओं के लिए मिसाल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NH 24/7 के साथ। नमस्कार।